हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के। और बैंकिंग अवेयरनेस में एक हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। लगभग हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आरबीआई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट की। तो ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन केवल ऐसे डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी जब बनती है तो उसके पहले एक एक्ट आता है, वो एक्ट पास होता है और फिर इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आरबीआई के साथ भी हुआ था। तो ये जो एक्ट था उसको बोला जाता है आरबीआई एक्ट। और ये आरबीआई एक्ट जो आया था वो था 1934 में। ठीक, एक साल पहले आया था। तो एक्ट जब पास हो गया तो फिर आरबीआई बन गया 1 अप्रैल 1935 को। अब क्या था, उस समय जब ये बना था तो इसका जो हेडक्वार्टर था, ठीक है, तो हेडक्वार्टर था इसका कोलकाता में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये कोलकाता से मुंबई में कब ट्रांसफ़र हुआ? ये ट्रांसफ़र हुआ था 1937 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था आरबीआई के हिस्ट्री में कि 1937 में कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर्स ट्रांसफ़र हो गया था। अब चूंकि 1935 की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस से पहले की, तो ब्रिटिशर्स इसको देख रेख करते थे, इसके संभालते थे। और उस टाइम पे इंडिया में पाकिस्तान भी था। तो ये केवल इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ का भी फाइनेंशियल मार्केट को देखती थी। वो कंट्रीज़ थे इंडिया, पाकिस्तान और म्यांमार। ये तीन कंट्रीज़ का जो भी होता था फाइनेंशियल मार्केट वो देखती थी ये आरबीआई उस समय। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद केवल इंडिया का ही ये देखती है। तो ये था आरबीआई का। आरबीआई पहले क्या था, मतलब पहले एक प्राइवेट बॉडी थी, प्राइवेट मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन फिर इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है। और नेशनलाइजेशन कब होता है? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो ये हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, तो ये नेशनलाइजेशन हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बोर्ड मेंबर्स की। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं रीजनल ऑफिसर्स या ऑफिसर्स कितने हैं। तो इसके मेजरली जोन्स, जो पहले जोन्स में डिवाइड है ये, तो इसके 4 लोकल बोर्ड या लोकल जोन्स हैं। तो वो जोन्स हैं 4 लोकल बोर्ड या फिर जोन्स। तो ये जोन्स हैं हमारे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो ये 4 इसके बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड्स। अब बात करते हैं कि इसका जो बोर्ड मेंबर या कि यानी कि जो आरबीआई बोर्ड है वो क्या है। आरबीआई बोर्ड ऑफ मेंबर्स। तो आरबीआई बोर्ड में टोटल 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, 21 मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल मेंबर्स हैं और कुछ अनऑफिशियल यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। तो जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो है 5। 5 ऑफिशियल मेंबर्स हैं और 16 नॉन ऑफिशियल यानी कि अनऑफिशियल मेंबर्स हैं। अब ये मेंबर्स कैसे काम करते हैं? तो ये जो मेंबर्स हैं, 5 ऑफिशियल मेंबर्स, इनमें से एक तो होता है गवर्नर, जो कि हमें पता है कि हेड होता है आरबीआई का। और जो बाकी ये बचे 4, ये होते हैं डिप्टी गवर्नर्स। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। यहाँ पे बात करें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। कोई भी हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक मतलब जानकार पर्सन। और 4 होते हैं लोकल बोर्ड्स के। अभी हमने देखा ना, 4 लोकल बोर्ड्स, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और फिर 10 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड। ये इनको नॉमिनेट कौन करती है? डायरेक्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। तो ये 10 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस तरह से 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और 5 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। और 5 ऑफिशियल में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। अब बात करते हैं गवर्नर में। तो गवर्नर में इस समय प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है?
प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा गवर्नर है। और डिप्टी गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर चार हैं। तो ये है स्वामीनाथन, जे टी, रवि शंकर और एस सी मुर्मू, और फोर्थ है पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये चार डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर है। तो इस तरह से यहाँ के आरबीआई का बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनता है। अब यहाँ पे जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, है ना? तो फर्स्ट गवर्नर इस टाइम पे जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये फर्स्ट गवर्नर थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो 1947 में हुआ, कि जब देश आज़ाद हुआ। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ये कौन थे? ये थे सी डी देशमुख। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अब हम लोग आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। तो जनरली हमको या किसी भी आम आदमी को ऐसा लगता है कि आरबीआई का जो काम है वो होता है नोट छापना, यानी कि नोट जो बनते हैं उसको मार्केट में लाना। लेकिन केवल यही काम नहीं है आरबीआई का। पहला इसका काम है बैंक ऑफ बैंक्स। जितनी भी बैंक्स होती है जहाँ पे हम लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो उनका भी बैंक जो है वो आरबीआई है। दूसरा है बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी भी बैंक है। बैंक का मतलब क्या भी हम लोग आगे देखेंगे। थर्ड है इशूअर ऑफ करेंसी, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये आरबीआई जो है नोट्स वगैरह करेंसी मार्केट में लाता है। कोई नए नोट आते हैं या पुराने नोट बंद होते हैं तो वो सब आरबीआई ही करता है। फिर है एलओएलआर, ये होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। फिर फिफ्थ फंक्शन है, ये लाइसेंस देता है, गिव्स लाइसेंस टू ओपन बैंक। किसी को भी बैंक किसी को बैंक खोलना होता है तो फिर वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई जब लाइसेंस देती है तभी ये होता है। फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भी फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसी है उसके जो एक्सचेंज होता है, जैसे कोई डील होती है, ट्रेड होता है, तो फॉरेन करेंसी भी यूज़ होती है, तो वो मैनेज करना भी आरबीआई का ही काम होता है। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। और लास्ट इसका है रेगुलेट्स सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी कहाँ पे? जो मार्केट है। कौन सी मार्केट? मनी मार्केट। है ना? आप लोगों ने सुना होगा कि कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जो अ, ये सब कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, रेगुलेट्स रेगुलेटर है मनी का, मनी मार्केट में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट है हमारा बैंक ऑफ बैंक्स। बैंक ऑफ बैंक्स का मतलब क्या होता है? जितनी भी बैंक्स हैं, जैसे कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी बैंक्स हैं, उन सभी का ये बैंक होता है। मतलब कि उन सभी बैंक्स का अकाउंट आरबीआई में होता है। ठीक है, अब आरबीआई में अकाउंट होता है तो क्या करते हैं वो लोग बैंक? क्योंकि बैंक हम लोगों से क्या करते हैं, हम लोगों का पैसा रखते हैं अपने पास, हम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। जब जो लोन देते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे डिपॉजिट्स पे लोन इंटरेस्ट देते हैं। इसी तरह से आरबीआई भी करता है इनके साथ। तो आरबीआई में हर बैंक्स के दो अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो वो दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं? बैंक्स हैव अकाउंट इन आरबीआई। तो मेजरली दो अकाउंट ये होते हैं। पहला होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है सब्सिडरी लेजर अकाउंट।
सब्सिडरी लेजर अकाउंट। ठीक है, तो जो बैंक्स पैसे लेती हैं, लोन लेती हैं या जमा करती हैं, तो वो आरबीआई में इस तरह से करती हैं। फिर दूसरा है बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बैंक का काम करती है। मतलब ये हुआ कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये आरबीआई से लेती है, या अगर इसको मार्केट कंट्रोल करना है तो भी ये आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है कि इस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको इशू करो या उनको परचेज करो, जो भी है इस तरह से। तो ये आरबीआई करती है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बैंक है, यानी कि ये प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब ये होता है कि जैसे कभी इमरजेंसी आ गई या कोई क्राइसिस है तो उस समय आरबीआई फिर जो रिजर्व मनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। फिर इशूअर ऑफ करेंसी। इशूअर ऑफ करेंसी में जो नोट्स वगैरह हैं, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बात ये है कि दो लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये कॉइन्स इशू करती है, और जो आरबीआई है ये नोट्स। लेकिन नोट्स भी कौन से, 2 रुपए से लेकर 1,000, या जितने भी, मतलब प्रेजेंट टाइम में तो 500 तक नोट है, लेकिन जितने भी मैक्सिमम उसकी जो लिमिट होती है 10,000 तक के नोट्स। अभी बताएंगे 10,000 का नोट कब चलता था इंडिया में। तो ये जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2 रुपए से लेकर 10,000, और जो 1 रुपए का नोट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। 1 रुपी नोट ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, तो आरबीआई कौन कौन से करती है, 2 रुपए के नोट से लेके 10,000 रुपए तक के नोट। ठीक है, अब ये जो नोट्स प्रिंट करती है आरबीआई, ये प्रिंट करती है आरबीआई एक्ट। वही जो जिस एक्ट से बनी थी उसी एक्ट में सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आरबीआई कैसे काम करेगा, कैसे नोट्स प्रिंट करेगा। तो उसी में ये होता है आरबीआई एक्ट 1934। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉइन्स वो करती है, मिंट करती है ना, बनाती है, तो वो एक्ट है, उस एक्ट को बोलते हैं कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट 2011, ये 2011 में आया था कॉइनेज एक्ट। इस एक्ट के अंडर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कॉइन्स को मिंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस। ये क्या चीज़ है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये वो कहता है कि जो आरबीआई है इसको अपने पास कुछ अमाउंट रिजर्व में रखना होगा, और जो भी करेंसी ये प्रिंट कर रही है वो करेंसी इस मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है इसमें कितना मनी होता है, ये मनी होता है 200 करोड़ का, और ये 200 करोड़ में 115 करोड़ होता है गोल्ड के फॉर्म में, और 85 करोड़ ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर फंड्स या फॉरेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो करेंसी प्रिंट करी जा रही है या अमाउंट ऑफ करेंसी टू बी प्रिंटेड जो भी है, करेंसी टू बी प्रिंटेड, ये इस एमआरएस अमाउंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो जो करेंसी प्रिंट करती है इसके डिनोमिनेशंस क्या क्या, डिनोमिनेशंस मतलब कि कितने तरह के नोट्स आरबीआई छापती है। तो ये 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, और 2,000 रुपए के नोट। इससे कम भी होते हैं, जैसे कि 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट, ये भी आरबीआई छापती है। लेकिन ये जो 10 से लेके 2,000 तक है, ये अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब इनमें चेंजमेंट हुए थे, इनके नोट्स के डिज़ाइन में, कलर में चेंजमेंट हुए थे, इसलिए ऐसा लग रही। बाकी यहाँ पे 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट भी शामिल है। ठीक है,
लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया था। ये जैसे चलते थे पहले वही उनकी डिज़ाइन कलर जो कुछ भी था सब कुछ वैसे ही था। तो ये बाकी में चेंजमेंट आए थे। एक बार देख लेते हैं, ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो डिनोमिनेशन और उस नोट का कलर और उसमें क्या जो बना है, जैसे मतलब कि हेरिटेज बॉडी क्या है ना, या यानी कि आर्किटेक्चर कौन सा उसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी है। ठीक है। तो जो 10 रुपए का नोट है इसका कलर कैसा है, इसका ब्राउन है। तो ये इसको बोलते हैं चॉकलेटी ब्राउन। और इसमें बना क्या है, इसमें बना है कोणार्क का सन टेम्पल। आपने देखा होगा जो नया 10 रुपए का नोट है ये पुराने वाले 10 रुपए के नोट से थोड़ा सा साइज में भी लेंथ में भी छोटा है ना। फिर 20 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट जो है ये येलो कलर का है, ग्रीनिश येलो। और इसमें क्या बना है, एलोरा केव्स। फिर 50 रुपए का नोट, ये 50 रुपए का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, जिस जो ये पेन का कलर है ऐसा ही फ्लोरोसेंट ब्लू। और इसमें बना है हम्पी का चैरियट। फिर अगला है 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट का जो कलर है वो है लेवेंडर कलर। और इस पे बना है रानी की वाव जो कि गुजरात में है। फिर आता है 200 का नोट। 200 का नोट जो है ये ब्राइट येलो कलर का है। और इस पे बना है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। और फिर 500 का नोट, ये स्टोन ग्रे कलर का है। और इस पे बना है रेड फोर्ट दिल्ली का। और 2000 का नोट जो कि अब बंद हो चुका है, तो ये जब था तो इसका कलर था मैजेंटा कलर। और इस पे बना था मंगलयान। मंगलयान। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कलर और जो टेम्पल है उसमें या कौन सा आर्किटेक्चर बना है ये। अब हाँ बात करते हैं 10,000 रुपए की नोट। तो ये प्रेजेंट में तो नहीं चलता है, लेकिन हिस्ट्री में देखें तो ये चलता था। दो बार चला है ये। पहला चला था 1938 से, और फिर ये बंद हो गया था 1946 में। दोबारा फिर से ये रीस्टार्ट हुआ था 1954 में, और फिर चला था 1978 में। ये दो टाइम पीरियड है, इनमें ये नोट्स, ये 10,000 का नोट चलता था। लैंग्वेजेस की बात करें तो नोट में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। टोटल लैंग्वेजेस की बात करें तो टोटल 17 लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तमिल, उड़िया के, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी इंग्लिश तो होती ही है ऑब्वियसली। हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये है इशूअर ऑफ करेंसी। अब बात करते हैं लाइसेंस टू ओपन बैंक। लाइसेंस मतलब कि कोई भी नई बैंक खोलनी हो, वो नई बैंक खोलनी हो, वो बैंक किसी भी टाइप की हो सकती है। बैंक कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, बैंक्स जैसे कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जैसे कि हमारे स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी। फिर आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि अ, जैसे नहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस टाइप से। और फिर पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स पेमेंट्स बैंक जो कि पेमेंट के पर्पज से होती हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, ये सब। तो इनको लाइसेंस भी देती है। ठीक है। और लाइसेंस केवल ये बैंक खोलने के लिए देती है, लेकिन बाकी जो है जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर है ना। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए फ़ोन पे है या पेटीएम है।
पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनको ये लाइसेंस नहीं देती है, लेकिन जो परमिशन यही देती है, बिना आरबीआई की परमिशन के ये चल नहीं सकते, तो इनको ये सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। और ये होता है जो अ, मतलब से किसी नई कंपनी को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करना, जैसे अभी गूगल पे आया था, पे फोन पे है, पेटीएम है, ये सभी इस तरह से काम। या जैसे कोई मान लीजिए पेमेंट एग्रीगेटर के अलावा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते हैं कि जो इंटर करेंसी पेमेंट सर्विस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रहता है यूरोप में, अब उसने यहाँ उसने पैसा भेजा, डॉलर्स यूरोज में पैसा भेजा इंडिया में, लेकिन इंडिया में जो पर्सन है उसके अकाउंट में वो रुपीस में आएगा, है ना। तो जो कंपनी जिस मेथड जिस सॉफ्टवेयर से वो भेज रहा है, जो भी फाइनेंशियल कंपनी होगी, उसको भी परमिशन आरबीआई ही देगा। ठीक है, जो उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट प्रोवाइडर। जैसे कि वाइज एक कंपनी है, वो ये सब करते हैं। और फिर बाकी जैसे ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कि जैसे कोई अब मान लीजिए फॉरेन उसमें लगा रहा है, नहीं ट्रेडिंग एप्स बहुत चलते हैं, तो उनको भी ये आरबीआई ही लाइसेंस मतलब एज अ परमिशन देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। जैसे ऑक्टा एफएक्स आपने सुना होगा। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इस टाइप के जो ट्रेडिंग एप्स होते हैं, तो इनको भी ये आरबीआई ही परमिशन देता है फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ये है लाइसेंस देने का काम। इसके बाद आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है, जैसे कोई बैंक है, अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी और उसके पास प्रेजेंट टाइम पे पैसे नहीं है, ठीक है, उसको क्राइसिस है, तो वो क्या करेगी कि जो बाकी अपने सोर्सेज है उनको यूज़ करेगी, किसी दूसरे बैंक से उधार लेगी या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो बोरो करेगी। अगर किसी भी तरह से उसको पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो आरबीआई के पास जाती है फाइनली, कि आरबीआई आप मुझे ये अमाउंट ऑफ मनी मुझे दीजिए इतने टाइम पीरियड के लिए, और फिर मैं आपको वापस करूँगा। उसके अकॉर्डिंग कुछ इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, वो उसके बहुत सारे नेम्स हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है, उसके क्या क्या नेम्स हैं। तो ये है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी बैंक, एनी बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई ऑन रिक्वायरमेंट। मतलब लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि अगर उसको कहीं से भी मदद नहीं मिली, तो फिर आरबीआई तो बैठा ही है मदद करने के लिए। ये मतलब होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि अगर, क्योंकि ये बैंक के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बैंक के पास पैसा नहीं तो बैंक वर्क कैसे करेगा, अगर आरबीआई भी नहीं देगी तो फिर बैंक तुरंत ही बंद हो जाएगा, उसमें कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि ये पब्लिक जो है डिमांड कर रही है अपने पैसे का, बैंक नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो उस पे एक्शंस हो जाएंगे, तो बैंक एक तरह से बैंकरप्ट हो जाएगा। तो फिर आरबीआई इस ऐसे केसेस में हेल्प करता है। फिर अगला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसीज है, तो जब उन कंट्रीज में डील होती है तो करेंसी का एक्सचेंज होता है, तो वो भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। और ये किस एक्ट से करता है, वो एक्ट का नाम है फेमा, FEMA। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
ये आया था 1999 में। और पहले इसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। देखेंगे हम लोग बाद में कि ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये है फंक्शंस। और फिर लास्ट फंक्शन जो बचता है कि रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी। इसको हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट करता है। रेगुलेट सप्लाई ऑफ, ये मॉनेटरी पॉलिसी से बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ईयरली बेसिस पे फॉर्म होती है, लेकिन बाई मंथली रिव्यू होती है। रिव्यू मतलब जो रेट्स वगैरह हैं या प्रेजेंट टाइम पे क्या कैसी कंडीशन है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग चेंजमेंट लाती है। ठीक है, इसके बाद बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बात थी आरबीआई की और आरबीआई के फंक्शंस की। इसके बाद बचता है कि मनी मार्केट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फॉरेक्स बचता है, और सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई के बारे में बचता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।